Hello दोस्तों, welcome back to our Polytechnic Chemical Guru. In this lecture we are going to learn all about the CRE important questions. जी हाँ दोस्तों, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के 4th सेमेस्टर में आप सभी को पढ़ाई जाती है। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में कभी कभी बच्चों की बैक आ जाती है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पेपर की यहाँ पे सीरीज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को जो भी क्वेश्चंस हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं बीटी यूपी बोर्ड के, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी के लिए लेके आया हूँ। सारे क्वेश्चंस को आंसर के साथ आप सभी को एकदम अच्छे से हिंदी में समझाया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। तो आप सभी को कुछ नहीं करना है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लेक्चर को ज़रूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ROR भी बोलते हैं तथा रेट समीकरण से क्या समझते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन, मतलब क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में क्या है, अभिक्रिया में लगाया गया समय। मतलब जो भी परिवर्तन हो रहा है किसी पदार्थ के अंदर, उसमें कितना समय लगा, उस पदार्थ में जो भी परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को होने में कितना समय लगा, उसको नीचे लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि समय के साथ घटता है, क्योंकि रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो दोस्तों, हमें एक पॉइंट और भी मिल गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा समय के साथ घटता रहता है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो भी घटती है। जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जो A है वो B में चेंज हो रहा है, मतलब एक रिएक्टेंट B प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A, जो भी क्या है हमारा रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन घट रही है अपॉन में टाइम इंटरवल। तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस A अपॉन में T। मतलब यहाँ पे जो डेल्टा का साइन है वो चेंज दिखा रहा है। ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन ये हमारा ग्राफ दिया गया है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। अब जो आपका रेट कांस्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट, केमिकल रिएक्शन को रेट कांस्टेंट से नापते हैं। जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम रेट कांस्टेंट के द्वारा नापते हैं। लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। चलिए एक केमिकल रिएक्शन को लेते हैं। ए हमारा R में चेंज हो रहा है। रेट एक्सप्रेशन इज डिफाइन एज माइनस RA। जो भी हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है, इसको समझ लीजिए कि जो भी हमारी दर क्रिया होती हैं उनको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। माइनस RA इक्वल टू KCA की पावर N। तो ये होता है हमारा रेट एक्सप्रेशन। अभी बात कर रहे थे रेट कांस्टेंट की, तो रेट कांस्टेंट क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है कि जो भी हमारा रेट कांस्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के इक्वल होता है इफ़, अगर रिएक्टेंट एट यूनिट कंसंट्रेशन, अगर जो रिएक्टेंट है उसकी जो कंसंट्रेशन हो वो यूनिट हो। मतलब अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होगी तो रेट कांस्टेंट हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के इक्वल हो जाता है। आई थिंक दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी रेट कांस्टेंट होता है उसे K से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ
में प्रेजेंट कंसंट्रेशन की पावर के सम के इक्वल होता है। तो समझिए दोस्तों, मैं आप सभी को यहाँ समझाऊंगा तभी आपको ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा। क्या रहा है केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में प्रेजेंट जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके रेट लॉ में जो भी प्रेजेंट है कंसंट्रेशन की पावर, अगर उसका सम कर दें तो वो हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को मान के चलते हैं और आप सभी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं, लेट द केमिकल रिएक्शन ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल सी। तो मैं आप सभी को यहाँ बता दूँ कि जो ए और बी है वो रिएक्टेंट है और जो स्मॉल ए स्मॉल बी है वो मोल ऑफ रिएक्टेंट है। और मैं आप सभी को बताऊंगा कि इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा। समझिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है? केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक, केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में प्रेजेंट, केमिकल रिएक्शन के रेट लॉ में प्रेजेंट, रेट का जो लॉ इसमें दिया गया है वो क्या है? ये है प्रेजेंट कंसंट्रेशन की पावर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन होगी उसके पावर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि के ए की पावर ए और बी की पावर बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शंस, जो ये लिखा गया है। अब ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, यही है ना केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर, उसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे? रेट लॉ में प्रेजेंट कंसंट्रेशन की पावर के सम। तो इसमें कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या होगा? जो पावर होंगी ए और बी, इन्हीं का सम जो होगा वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। और मैं आप सभी को एक दो बातें बताना चाहूँगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो मैक्सिमम 3 हो सकता है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो भी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो मैक्सिमम 3 होगा, और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है। मिनिमम की बात करें तो 0 होगा, मैक्सिमम की बात करें तो 3 होगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन और यूनिमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन। तो समझ लीजिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। किसी अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करती है। तो मतलब क्या है? मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन क्या होता है? कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें कितने रिएक्टेंट हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन पर डिपेंड करती है। यदि रिएक्शन केवल एक अभिकारक हो तो मोनोमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहलाती है। अगर रिएक्शन हो रही है, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, मतलब इसमें यह बताया जाता है कि उसमें कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी रिएक्शन के अंदर। अगर हमारे रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा तो उसे हम मोनोमॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन कहते हैं। अब क्या है? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें अभिकारकों की संख्या, मतलब रिएक्टेंट की संख्या 2 हो जाती है तो वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि वो रिएक्शन, मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यह बताती है कि उसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। अगर एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा तो मोनोमॉलिक्यूलर, अगर 2 बाइमॉलिक्यूलर, अगर 3 तो हमारे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन उन्हें कहते हैं। तो ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें अभिकारकों की कुल संख्या 3 होती है तो उसे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब आता है आपका एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस। आप सभी को बता दो दोस्तों, एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं। वह रिएक्शन जिसमें प्रत्यक्ष रूप में रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। या वह रिएक्शन जो सिंगल स्टेज में पूर्ण हो जाए उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। मतलब आप अपने दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जो कि एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाए, उसमें ज़्यादा बार बार बदलाव ना करना पड़े। एक ही रिएक्शन में अगर कोई भी एक स्टेप में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, C2H5OH एथेनॉल CH3COOH, इससे हमारी रिएक्शन हो रही है, क्या बन रहा है, CH3COO C2H5 और प्लस में H2O। तो इसमें क्या हुआ कि दो रिएक्टेंट हमारे मिले और आपस में मिलने के बाद एक नया प्रोडक्ट एक सिंगल स्टेज के अंदर फॉर्मेशन कर दिए, तो उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन वह रिएक्शन जिनके रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करती है, वो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन करती है। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिनके रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर करती है, और नॉन एलिमेंट्री वह रिएक्शन होती है जिसके रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर यानी कि डिपेंड नहीं करती है, तो वो हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट की एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, या फिर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, सिंपल वर्ड में ऐसी एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी जो भी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम है जिसके द्वारा रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक किए जाते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का वह अमाउंट है जिसके द्वारा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जिस एनर्जी का वह अमाउंट कोलिजन्स कॉन्टिन्यूअस द्वारा ट्रांसफ़र हो। यदि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो तो गिवन टेम्परेचर पर रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। ये पॉइंट एकदम अच्छा समझिएगा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो तो गिवन टेम्परेचर पर जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अधिक होगा। यदि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी की वैल्यू अधिक हो तो गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ठीक, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगा तो गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होगी तो गिवन टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो ये दो पॉइंट अच्छा समझ लीजिए। अब आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कई सारे रिएक्शंस होते हैं, उनके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी काफ़ी बार पूछा गया है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच कंसंट्रेशन आर नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब क्या बता रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो भी हमारी कंसंट्रेशन होती है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन Cl2 आपस में मिलता है तो 2HCl का निर्माण करता है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन है जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है हमारा वन मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन पे। मतलब वहाँ पे क्या था कि जो भी हमारी कंसंट्रेशन थी वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी, तो उसे हम जीरो ऑर्डर कहेंगे। अगर हमारा रिएक्शन वन मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करेगा तो हम उसे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ये एग्जांपल लिखा गया है, एक केमिकल रिएक्शन दी गई है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो भी हमारा वो होता है, रिएक्शंस होती हैं या फिर एग्जांपल होता है, वो आपको नीचे दिखाया गया है। अब आता है सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन या फिर इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच रेट डिपेंड अपॉन दी टू मॉलिक्यूलर ऑफ कंसंट्रेशन। जिसका जो रेट होता है वो डिपेंड करता है
2 मॉलिक्यूलर ऑफ कंसंट्रेशन पर। मतलब जीरो ऑर्डर में क्या था, कंसंट्रेशन समय के साथ चेंज नहीं होती है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो 1 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेगी। ये आपका कुछ नीचे रिएक्शन एग्जांपल में दिया गया है, ये हमारी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल दिया गया है। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो वही सेम टू सेम रहेगा, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो 3 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करेंगी। ये एक आता है आपका इंटीग्रल मेथड एंड डिफरेंशियल मेथड। इन दोनों के बीच में जो भी हमारा अंतर होता है उसको समझ लीजिए। समाकलन विधि सरल है, और जो हमारी मतलब इंटीग्रल मेथड होता है वो इजी होता है, और जो डिफरेंशियल मेथड होता है वो कहीं ना कहीं टफ होता है। जब स्मॉलर डाटा हो तो इंटीग्रल मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमारा जो डाटा है वो मोर एक्यूरेट और लॉन्ग अमाउंट के डाटा के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल के लिए। अगर हमको एक्यूरेट डाटा अगर हमको चाहिए होता है और या फिर लॉन्ग अमाउंट का डाटा होता है तो हम डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करेंगे। सिंपल रेट इक्वेशन के लिए यूज़फुल होता है। अगर कोई भी सिंपल रेट इक्वेशन होता है तो उसके लिए हमारा इंटीग्रल मेथड अच्छा होता है। तो समझिएगा, 3 पॉइंट बताए, अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बताइए। सबसे पहले इंटीग्रल मेथड ईजी होता है। दूसरा क्या होता है, स्मॉलर डाटा के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा क्या होता है कि सिंपल रेट इक्वेशन के लिए यूज़फुल होता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन के लिए यूज़फुल होता है डिफरेंशियल। इंटीग्रल मेथड केवल पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन पर निर्धारित करता है। जो भी इंटीग्रल मेथड है वो क्या होता है, पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन पर निर्धारित करता है। यह डेटा के लिए फिट रेट इक्वेशन को डेवलप भी करता है। क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फिट रेट इक्वेशन को भी डेवलप करता है। तो ये हमारे डिफरेंस हो गए। अगर हम बात करें चैप्टर 3 का, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टर डिज़ाइन, तो इससे आपके कुछ नहीं तो 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन खाली इस चैप्टर से बनते हैं। किस वजह से बनते हैं कि आपके जो भी रिएक्टर होते हैं उनकी डिज़ाइन इक्वेशन पूछी जा सकती हैं, या फिर कोई भी 2 रिएक्टेंट के बीच में डिफरेंस पूछते हैं, और कोई भी एक रिएक्टेंट को कहते हैं कि अच्छे से समझा दीजिए डायग्राम के साथ में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिएक्टर होता क्या है। अगर रिएक्टर पढ़ना है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमारा रिएक्टर क्या होते हैं। तो रिएक्टर एक ऐसा वेसल होता है, एक ऐसा पात्र होता है जहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया होती है, और क्या होता है कि जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कई सारे रिएक्टर होते हैं, जैसे कि हम बताएं आपको आइडियल बैच रिएक्टर। एक सेकंड, आपको हिंदी में दिखा दे, नहीं आप सभी को प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम बैच रिएक्टर की बात करें तो यहाँ बताया गया इस प्रकार के रिएक्टर में रिएक्शन मिक्सचर की प्रॉपर्टी टाइम के अनुसार चेंज होती रहती है। मतलब जो भी रिएक्टर होता है उसका रिएक्शन मिक्सचर टाइम के साथ चेंज होता रहता है। इस रिएक्टर में रिएक्शन स्टेप टाइम के अनुसार बदलता है। इस प्रकार के रिएक्टर में रिएक्टेंट को फिलअप करने के बाद कुछ समय तक रिएक्शन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कर लेते हैं। मतलब क्या होता है कि इस टाइप के रिएक्टेंट में क्या होगा कि सबसे पहले रिएक्टेंट को हम लोग रिएक्टर के अंदर डाल देंगे, रिएक्टर के अंदर। उसके डालने के बाद उसमें ना तो कभी दोबारा रिएक्टेंट डालेंगे उसी समय में, ना तो मतलब उसमें कुछ टाइम इंटरवल फिक्स्ड होता है। जब भी रिएक्टेंट डालेंगे कुछ समय के लिए उसे उसी के अंदर छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद जब हमारा रिएक्टेंट कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम नीचे से प्रोडक्ट डिस्चार्ज कर लेते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है। इस प्रकार के रिएक्टर में अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है। क्या होता है कि इस प्रकार के रिएक्टर में अनस्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता है। इसके अनुसार कंपोजिशन समय के अनुसार परिवर्तित होता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो भी रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी जो भी कंपोजिशन होती है वो समय के साथ चेंज होती है। ये हमें ऊपर भी बताया गया था और नीचे भी बताया जा रहा है। किसी भी एक निश्चित समय पर रिएक्टेंट में सभी पॉइंट पर कंपोजिशन समान रहता है।
इसमें रिएक्शन टाइम तथा रेजिस्टेंस टाइम सेम होता है। अगर हम बैच रिएक्टर की एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल होता है, इसको आसानी से ऑपरेट किया जाता है। अन्य रिएक्टर की अपेक्षा इसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। यह ऑपरेशन के लिए फ्लेक्सिबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो पर यूनिट वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए चार्ज अधिक होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें प्रोडक्शन का चार्ज भी ज़्यादा हो जाता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये रिएक्टर हमारा सफिशिएंट या फिर इफ़िशिएंट नहीं है। अब आपका आता है यूजर्स ऑफ एप्लीकेशन और रिएक्टर, मतलब यूजर्स या फिर एप्लीकेशन की बात करें रिएक्टर की तो क्या होता है। बैच रिएक्टर का यूज़ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल डाई और इंटरमीडिएट में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर की। इस प्रकार के रिएक्टर में प्रोसेस पैरेलल होती है, इसमें नॉन प्रोडक्टिव ऑपरेशन पर टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस रिएक्टर कम बताया गया, अभी मैं आगे फिर से बताऊंगा इसको इंग्लिश में। यह लार्ज प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त है। यह नॉन प्रोडक्टिव ऑपरेशन पर टेम्परेचर वेस्ट नहीं होता है। पर यूनिट वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए बैच रिएक्टर की अपेक्षा लेबर चार्ज ज़्यादा पड़ जा कम पड़ता है। मतलब अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम बैच रिएक्टर का यूज़ नहीं करते हैं। अगर कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करें तो अगर प्रोडक्शन की बात करें लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे तो इसमें जो भी लेबर का चार्ज होता है वो कम पड़ता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और सामान्य होती है। कॉन्टीन्यूअस में प्लग फ्लो रिएक्टर क्या होते हैं, एक ट्यूबलर टाइप रिएक्टर होता है, मतलब ट्यूब के समान दिखने वाला रिएक्टर होता है। इनमें कन्वर्जन डिस्टेंस के साथ चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा कन्वर्जन होता है वो डिस्टेंस के साथ चार्ज होगा, परंतु वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल रहता है, इसलिए इन्हें नॉन यूनिफॉर्म रिएक्टर कहते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर में सिंपल एक ट्यूब टाइप सिलेंडर होता है। क्या होता है कि जो भी हमारा प्लग फ्लो रिएक्टर है उसमें एक सिंपल ट्यूब टाइप सिलेंडर होगा जिसके एक सिरे से रिएक्टेंट को हीट किया जाता है। जिसके क्या होगा, एक सिरे से रिएक्टेंट को हीट किया जाएगा, दूसरे सिरे से प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर में एक्सियल मिक्सिंग होती है। क्या होता है कि 2-3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि प्लग फ्लो रिएक्टर में एक्सियल मिक्सिंग होगी। प्लग फ्लो रिएक्टर हमारा ट्यूबलर टाइप का रिएक्टर होता है और इसमें क्या होता है कि और इसे हम नॉन यूनिफॉर्म रिएक्टर भी कहते हैं। 3 पॉइंट हो गए आपके। अब एडवांटेज की बात कर लें। प्लग फ्लो रिएक्टर का यूज़ गैस फेस रिएक्शन के लिए किया जाता है। क्या होता है कि जो भी प्लग फ्लो रिएक्टर होता है उसका यूज़ हम गैस फेस रिएक्शन के लिए करते हैं। तो ये पॉइंट आप अपने इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं और इसके द्वारा हाई प्रेशर रिएक्शन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज में लिखिएगा कि जो भी प्लग फ्लो रिएक्टर होता है वो हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए उपयुक्त होता है। इस रिएक्टर के टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो भी प्लग फ्लो रिएक्टर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है उसको आसानी से कंट्रोल किया जाएगा। स्मॉल वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन हाई होता है। अगर हम स्मॉल वॉल्यूम के वॉल्यूम का जो भी रिएक्शन मिक्सचर है उसका यूज़ करेंगे तो उसका कन्वर्जन हाई होगा। डिसएडवांटेज की बात करें कि जैसा कि आपको पता है कि इसका यूज़ हम लोग गैस फेस के लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग लिक्विड फेस के लिए नहीं कर सकते हैं। अब आता है आपका फिक्स्ड बेड रिएक्टर। एक प्रकार का ट्यूबलर रिएक्टर होता है। फिक्स्ड बेड रिएक्टर क्या है कि एक प्रकार का ट्यूबलर रिएक्टर है। रिएक्टर को ठोस उत्प्रेरक से भरा जाता है। फिक्स्ड बेड में क्या होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें कैटलिस्ट भर के रखते हैं। इसमें बड़े व्यास का सिलेंडर होता है। मतलब क्या होता है, लार्ज डायमीटर का इसमें सिलेंडर होगा जिसमें मल्टीपल कैटलिस्ट या पैरेलल कर्म में ट्यूब में लगे रहते हैं। मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा कैटलिस्ट होता है उसे पैरेलल सीरीज में ट्यूब में करके भरे रहते हैं। इस रिएक्टर में लो प्रेशर ड्रॉप के लिए बड़े आकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इस प्रकार के रिएक्टर की बात करें तो इसमें लो प्रेशर ड्रॉप के लिए हम
बड़े आकार का कैटलिस्ट भर देते हैं। मैं आप सभी को एक बार इसका ओवरव्यू बताना चाहूँगा कि फिक्स्ड बेड रिएक्टर एक ट्यूबुलर रिएक्टर होता है और इसमें हम लोग कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जैसा कि आपको पता होगा उत्प्रेरक का काम यही होता है। तो हम फिक्स्ड बेड रिएक्टर में कैटलिस्ट को लगाते हैं जिससे कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही रिएक्टेंट मिक्सचर हमारा रिएक्टर और बेड के अंदर इंटर करता है, कुछ समय के बाद यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आपका हो गया समरी। अब बात करते हैं फिक्स्ड बेड रिएक्टर के एडवांटेज, इसके लाभ क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी कैटलिस्ट भरते हैं हम लोग उसका रीजनरेशन कर सकते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट एक बार उपयोग में लाने के बाद वो ख़राब नहीं होता है, उसको दोबारा से हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। इसका यूज़ हाई हीट इफ़ेक्टिव रिएक्शन के लिए भी किया जाता है, मतलब अगर हमारा जो भी फिक्स्ड बेड रिएक्टर है उसमें हाई हीट इफ़ेक्टिव रिएक्शन करानी है तो उसके लिए हमारा फिक्स्ड बेड रिएक्टर सुटेबल होगा। इसमें बिग कन्वर्जन होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैटलिस्ट का, गुड टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल भी अच्छा होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब बहुत ही बड़ा दिखाई देता है, बड़ा भक्कड़ दिखाई देता है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। सिंपल स्ट्रक्चर में इसका कोई भी वो फॉर्मेशन नहीं होती है इस रिएक्टर की डिज़ाइन की बात करें तो। अब बात करें डिसएडवांटेज में क्या होगा, दूसरा इसकी हाई कॉस्ट होती है। ये आपका फिक्स्ड बेड दिखा रहा है, इसमें बीच में आपका रिएक्टेंट भरा हुआ है ट्यूब के अंदर। ये फ्लूइडाइज बेड है, ये भी हमारा सेम टू सेम फिक्स्ड बेड की तरह होता है। तो फ्लूइडाइज बेड यह अनदर कैटलिस्ट रिएक्टर है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें एक वर्टिकल बेलन आकार का पात्र होता है, देखिए ये बना है आपका डायग्राम, जिसमें टाइम सॉलिड कैटलिस्ट पार्टिकल्स भरे रहते हैं, ठीक है। टाइन मतलब छोटे सॉलिड पार्टिकल्स भरे होते हैं। फ्लूइड स्टीम बॉटम से प्रवेश कराया जाता है। फ्लूइड स्टीम के फ्लो रेट को इतना रखा जाता है कि कैटलिस्ट बाहर आए और ये स्टीम सस्पेंडेड हो जाए। इस कंडीशन में सभी कैटलिस्ट बॉयल लिक्विड की भांति व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप रिएक्टेंट मिक्सचर का यहाँ पे कट गया है तथा संपूर्ण बोल्ड के लिए यूनिफॉर्म रहता है। तो इसको समझ लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ठीक से लिखा नहीं गया है, यहाँ आगे का मैं समझा रहा हूँ आप सभी को। तो फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर एक दूसरे प्रकार के कैटलिस्ट रिएक्टर होता है। इसकी हम लोग साइज की बात करें या फिर शेप की बात करें तो ये वर्टिकल बेलन आकार का होता है, जैसा कि आप सभी को डायग्राम में दर्शाया गया है। जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं वो टिनी होते हैं। टिनी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स भरे जाते हैं। और इसको मैं अब दोबारा आपको इंग्लिश में समझाऊंगा, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिखा हूँ। एडवांटेज की बात करें तो इसमें भी कैटलिस्ट के रीजनरेशन को कर सकते हैं। गुड टेम्परेचर कंट्रोल होता है, हाई इफेक्टिव हीट रिएक्शन के लिए भी सुटेबल होता है, बिग कन्वर्जन होता है, कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन और हाई कॉस्ट होता है इसके भी। तो मैं अब आप सभी को कुछ रिएक्टर के पहले तो डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये है बैच रिएक्टर, देन आता है आपका सेमी बैच रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर आपने वहाँ नहीं पढ़ा था, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है कि एक बार इसको समझ लीजिए, हियर ए ऑलवेज इन बैच रिएक्टर बी कंटिन्यूसली एडेड एंड सी इज प्रोडक्ट। तो मतलब क्या बताया जा रहा है कि इसमें एक रिएक्टेंट हमारा हमेशा रिएक्टर के अंदर प्रेजेंट रहेगा और दूसरा रिएक्टेंट बी वाला उसे कंटिन्यूसली एडिट करते रहते हैं, और जो सी से दर्शाया जा रहा है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब सेमी बैच रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें एक रिएक्टेंट हमेशा रिएक्टर के अंदर मौजूद होगा, दूसरा रिएक्टेंट जिसे ए रिएक्टर कहा जा रहा है वो कॉन्टीन्यूसली रिएक्टर में ऐड किया जाएगा, और जब ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्टर के अंदर रिएक्शन करेंगे तब जाके सी प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन करेगा। ये है आपका
कॉन्टिन्यूस बैच रिएक्टर, जिसे CSTR के नाम से भी जानते हैं। CSTR क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर, और ये फिक्स्ड बेड रिएक्टर है और ये फ्लूइडाइज बेड रिएक्टर है। तो यहाँ पे रीजनरेटर आपको दिख रहा है, इसी से हम क्या करते हैं, अपने कैटलिस्ट को रीजनरेट कर लेते हैं। रीजनरेटर हमारा बाहर से असेंबल किया जाता है। तो कॉन्टिन्यूस स्टर टैंक रिएक्टर वहाँ पे सही से नहीं बताया गया था, तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। CSTR और कॉन्टिन्यूस टाइम रिएक्टर एक ही रिएक्टर होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टर टैंक। ये क्या करता है कि स्टर टैंक को कंसिस्ट करता है विथ कॉन्टिन्यूस इनफ्लो ऑफ रिएक्टेंट एंड आउटफ्लो ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्टर के अंदर जाता है, रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट आउटफ्लो निकलता रहता है। मतलब बहुत ही तेज रिएक्शंस होती हैं। रिएक्टर के अंदर पहुंचा रिएक्टेंट, और तुरंत ही रिएक्टर के अंदर प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रिएक्टर। मतलब एक रिएक्शन मिक्सचर कुछ कम मात्रा का या फिर कुछ मात्रा का रिएक्शन मिक्सचर हमारा रिएक्टर के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है, और ये हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन में होता है। देयर इज अ नो वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट विद द रिएक्टर वॉल्यूम। मतलब रिएक्टर वॉल्यूम के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। इसी वजह से वेरिएशन का मतलब जितने अमाउंट के कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट हमने डाला रिएक्टर के अंदर, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम और रिएक्शन रेट चारों में जब बदलाव नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये स्टडी स्टेट कंडीशन में रिएक्टर हमारा काम कर रहा है। और जो भी हमारा कॉन्टिन्यूस रिएक्टर होता है उसे हम मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और बैच मिक्स रिएक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसका ज़्यादातर यूज़ हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्शन के लिए करते हैं। तो आशा होगी दोस्तों आप सभी को सारे प्रकार के रिएक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि स्पेस टाइम क्या होता है। एक रिएक्टर वॉल्यूम को रिएक्ट करने में लगा समय दी गई कंडीशन के आधार पर स्पेस टाइम कहलाता है। कि स्पेस टाइम क्या है कि वॉल्यूम को रिएक्टर के अंदर वॉल्यूम रिएक्ट होता है, मतलब कुछ रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम रिएक्ट होता है, तो उसमें कितना समय लग रहा है। कोई भी रिएक्शन मिक्सर जो रिएक्टर के अंदर रिएक्ट हो रहा है उसको कितना समय लग रहा है एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, उसे हम लोग स्पेस टाइम कहेंगे। इसे टॉ से डिनोट कहते हैं। इसकी वैल्यू रिएक्टर के वॉल्यूम को फीड के वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट से डिवाइड करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पेस टाइम। अब अब आता है आप सभी का नेक्स्ट चैप्टर कैटेलिसिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कैटेलिसिस क्या है इसको जान लेते हैं। 1936 में बर्गेलियस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है बिना उसमें घुले। तो समझिएगा कि मतलब एक बर्गेलियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1936 में देखा कि एक ऐसा पदार्थ भी अवेलेबल है या फिर मिल चुका है जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की दर को, मतलब जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनकी दर को, उनकी स्पीड को बढ़ा सकता है बिना उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। तो उसका नाम, उस सब्सटेंस का नाम इस बर्गेलियस साइंटिस्ट ने कैटेलिस्ट रख दिया। कैटेलिस्ट
खाली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज भी करता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए किसी भी कैटलिस्ट की तो क्या होती है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन के अंदर। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें छोटे अमाउंट के कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। द कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। क्लासिफिकेशन करें कैटलिस्ट का तो क्या होता है, होमोजीनियस आता है। एक होमोजीनियस कैटलिस्ट इज डिफाइंड एज द व्हेन द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट बोथ आर इन सेम फेज। मतलब होमोजीनियस कैटालिसिस वो कैटालिसिस होते हैं जो कि जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का जो फेस होता है अगर सेम हो जाए तो उसे हम होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। हेट्रोजीनियस में दोस्तों क्या होगा कि जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा और कैटालिसिस होगा उसका फेस अगर सेम ना हो तो उसे हेट्रोजीनियस कहेंगे। टाइप ऑफ कैटालिसिस, ये क्या था हमारा क्लासिफिकेशन था और ये है टाइप। तो आता है पॉजिटिव कैटालिसिस। पॉजिटिव कैटालिसिस क्या है, द कैटालिसिस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस एंड फिनोमिना इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिसिस। जो भी पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं कि कोई भी ऐसा कैटालिस्ट जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस। नेगेटिव क्या होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे। ऑटो कैटालिसिस क्या होती है, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म कैन कैटलिस्ट द रिएक्शन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है कैटलिस्ट के द्वारा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑटो कैटालिसिस। इंड्यूस कैटालिसिस, when one reaction increase the speed of other reaction, this process is known as induced catalysis। मतलब एक ऐसा कैटालिसिस जो एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और वही रिएक्शन किसी दूसरे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे तो उसे हम इंड्यूस कैटालिसिस कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस को कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन एंड गेट फॉर्मेशन फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंटिनेशन फिल्ट्रेशन करेंगे, दो टेक्निक्स हैं यहाँ पे। फिर उसे वॉशिंग करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फॉर्मिंग, कैल्सिनेशन, मतलब उसे एक तरीके से जलाया जाएगा और फाइनल एक्टिवेशन के बाद हमारा क्या होगा कि कैटालिसिस फॉर्म हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो प्रमोटर, इनहिबिटर और एक्सेलरेटर तीन होते हैं। ये तीनों अच्छे से समझिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ प्रमोटर, इनहिबिटर और एक्सेलरेटर, ये आपका क्वेश्चन बनता है। प्रमोटर कोई कैटलिस्ट नहीं होता है, इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। बट इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ यूजली मिक्सड इन स्मॉल क्वांटिटी विथ कैटलिस्ट। मतलब प्रमोटर कैटलिसिस नहीं होता है लेकिन इसे हम स्मॉल अमाउंट में कैटलिस्ट के अंदर मिलाते हैं, किसे, प्रमोटर को। मिक्सिंग द सब्सटेंस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। ये सब्सटेंस जो भी प्रमोटर मिलाया जा रहा है कैटलिस्ट के अंदर वो कैटलिस्ट की इफ़िशियंसी यानी कि दक्षता को बढ़ाता है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। प्रमोटर क्या करेगा कि ओवरऑल केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में या फिर अच्छा करने में हेल्प करता है। इनहिबिटर क्या होता है, इन अपोजिट ऑफ कैटलिस्ट, अ सब्सटेंस दैट रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग इनहिबिटर कैटलिस्ट भी कह सकते हैं। एक्सेलरेटर आर those substance which can be added to a reacting substance to maintain the activity of a catalyst by nullifying the effect of poisonous। मतलब क्या है, एक्सेलरेटर एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्टिंग सिस्टम के अंदर एक्टिविटी को मेंटेन करते हैं।